राधे राधे, सभी को राधे राधे। और रात के 1 बजते हुए वीडियो शूटिंग करते हुए विश्वनाथ मिश्रा, कैमरामैन हमारे पिताजी, कैमरे के पीछे हमारे पिताजी हैं, बगल में हमारी माताजी विश्राम कर रही हैं। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। देखो रीजनिंग का जो बहुत बड़े लेक्चर ये नहीं होगा, बस मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्ज़ाम में आने ही आने हैं, मतलब आने ही आने हैं। तो क्वेश्चन भले ही सिलेक्टेड होंगे, ठीक है, मतलब गिने चुनेंगे, आई थिंक ज़्यादा तो नहीं होंगे, वो देख लेंगे कितना होता है, बट समझना। और इसमें मैं इसलिए बताऊंगा ये सवाल क्योंकि बहुत बच्चों की ये दिक्कत होती है, ये दिक्कत काफ़ी बच्चों की होती है, इसलिए। ठीक है, चलो इसको शुरू करते हैं। और ध्यान सुनना, इसमें तरीका बताऊंगा कि इसको करना कैसे होता है। इसका मैं तरीका आप लोग बताऊंगा कि इसमें करना कैसे होता है। ठीक है, चलो सवाल देखो। जैसे ये क्या बीच में दिया होता है ना, खूब ढेर सारे नंबर्स, सिंबल्स, अल्फ़ाबेट रहते हैं उसमें। ठीक है, सब कुछ इसमें रहता है। फिर यहाँ नीचे क्वेश्चन दे देता है कि हाउ मैनी नंबर्स आर देयर सच दैट they are immediately followed by a symbol and immediately preceded by an alphabet। ठीक, हिंदी देख लो। ऐसी कितनी संख्या है जिनके बाद एक प्रतीक और ठीक पहले एक वर्ण है। ठीक है, इसको करने का मेरी बात सुनो। लिखा है हाउ मैनी नंबर्स आर देयर सच दैट। अब तुम मेरी बात सुनो। देखो यहाँ पर एक चीज, मैं देखो यहाँ पे स्पेस है, मैं यहाँ थोड़ा सा लिख ले रहा हूँ। हाउ मैनी नंबर्स आर सच दैट इमीडिएटली दे आर फॉलोड। देखो नंबर्स यहाँ लिखो, नंबर्स और फॉलोड बाय अ सिंबल, मतलब आगे सिंबल आना चाहिए, आगे सिंबल आना चाहिए। ठीक है, एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अल्फाबेट, इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अल्फाबेट, और पहले अल्फाबेट आना चाहिए। ठीक, ये हमारा फॉर्मेट है। ठीक है, बीच में नंबर, अल्फाबेट और सिंबल, इस सीरीज में चाहिए। बताओ इसमें से ऐसा कौन सा है और ऐसे कितने हैं। ठीक, अब मेरी यहां बात सुनो, कभी भी नंबर से शुरू मत करना और न ही अल्फाबेट से शुरू करना, हमेशा सिंबल से शुरू करना। जो बाद में होगा हमेशा सिंबल से ही शुरू करना। ठीक है, क्योंकि सिंबल्स क्या है, जब एक बार तुम देखो, यहाँ पे तो बोर्ड पे है, लेकिन जब तुम कंप्यूटर पे बार देखोगे ना, तो तुम्हारी आंखें नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स पे कम जाएंगी, सिंबल्स पे ज़्यादा जाएंगी। सिंबल्स थोड़ा सा अलग अलग लगते हैं ना, तो सिंबल्स पे अधिक जाएंगी। ठीक है, तो सिंबल्स को पकड़ना। ठीक, अब बोल रहा है कि देखो सिंबल के पहले नंबर होना चाहिए और नंबर के पहले अल्फ़ाबेट होना चाहिए। अब ऐसे आराम से समझ जाओगे। अगर आप ऐसे देखते ना कि नंबर के आगे सिंबल देखो फिर उसके पहले अल्फ़ाबेट देखो, थोड़ी सी तकलीफ होती, थोड़ी सी। लेकिन मैं क्या बोला कि सिंबल को पकड़ लो, जितने सिंबल है पकड़ लो, और उसके पहले देख लो नंबर कहाँ पे आएगा और उसके पहले अल्फ़ाबेट आना चाहिए। ठीक, हम देखो ये प्लस का साइन सिंबल, उसके पहले नंबर आना चाहिए, नंबर नहीं है तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, फिर देखो हम आगे बढ़े। देखो यहाँ सिंबल है, सिंबल के पहले नंबर, सिंबल के पहले नंबर और उसके पहले अल्फ़ाबेट, हाँ है, तो एक हमको यहाँ मिल गया। फिर हम और आगे बढ़े, ये मिला सिंबल, सिंबल के पहले नंबर आना चाहिए लेकिन क्या मिला, अल्फ़ाबेट, ये भी नहीं हुआ। फिर हम और आगे बढ़े, सिंबल, सिंबल के पहले नंबर मिल गया, नंबर के पहले फिर नंबर मिल गया, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि उसके पहले अल्फ़ाबेट मुझको चाहिए। फिर सिंबल के पहले नंबर, ये भी नहीं है। फिर सिंबल, यहाँ पे सिंबल, सिंबल के पहले नंबर, देखो यहाँ अल्फ़ाबेट, ये भी नहीं आया। सिंबल के पहले ये भी नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ। अब इधर आओ, यहाँ पे देखो ये सिंबल हो गया, परसेंटेज, सिंबल के पहले नंबर और नंबर के पहले अल्फ़ाबेट, ये दूसरा मुझको मिल गया, बस खत्म। तो हमको कितने पेयर मिले, सिर्फ 2। कितने पेयर मिले, 2 पेयर। ये आपका आंसर है।
ठीक है, ऐसे ही पकड़ना है। एग्जाम में ना यही दिक्कत होती है कि लोग तरीके गलत शुरू करते हैं। तुम ऐसे देखते हो, तुम देखते हो कि अल्फाबेट के आगे नंबर देखो, उसके आगे सिंबल देखो। हम ऐसे नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि सिंबल पकड़ो और उसके पहले देख लो। अगर सिंबल तुम्हारा बाद में आया है, और मैक्सिमम चांस में क्वेश्चन में सिंबल हमेशा बाद में ही लिखा होता है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बट मैं सब बता रहा हूँ, ठीक है। सिंबल या जो भी यहाँ पर हो उसको आराम से देखो कि उसके पहले क्या और उसके पहले क्या है, समझ गए? तो आपकी कहानी ना बहुत इजीली हो जाएगी, आपकी कहानी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। अभी एक क्वेश्चन ऐसा हम और करते हैं इसको, ठीक है, चलो आ जाओ। अच्छा देखो, एक डॉट अपने मन मत रखना कि तुम इसको 19 पढ़ लो, तुम पढ़ लो M19 एंड, ये 19 नहीं है, ये M है, ये इधर 1 है, इधर 9 है, इधर एंड है, समझ रहे? नंबर तुम्हारे 1 से 9 0 से 9 के बीच में ही रहेंगे, ठीक है, तुम्हारे एक साथ नहीं दे देंगे। अगर तुम्हारा 20 लिख दिया तो वो 20 हो जाएगा, वो समझ गया, वो लिखेगा 20। यहाँ पे क्या 19 है, ये 19 नहीं है, वरना ये तीसरा हो जाता। सिंबल के पहले नंबर के पहले अल्फाबेट, सिंबल अगर मैं नंबर तब लेता जब ये इसको 19 पढ़ता, फिर अल्फाबेट हो जाता, तब ये थर्ड बन जाता, बट ऐसा ये नहीं है, ये 19 है, तो सिंबल के पहले नंबर और नंबर के पहले फिर नंबर आ रहा है, ठीक है, तो अल्फाबेट नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। इस सवाल को पहले पढ़ लो और वीडियो पॉज करना और खुद से करना, और जहाँ तक मुझे लग रहा है ना कि 90-95% है कि सब गलत किए होंगे, हाँ ठीक है, अगर इतना सही कर दियोगे तो बहुत अच्छी बात है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि गलत आप लोग किए होंगे। ध्यान सुनना, लिखा सवाल में, विच नंबर इज फोर्थ टू द राइट ऑफ 18th एलिमेंट फ्रॉम द राइट 18th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड, मतलब दाएं ओर से जो 18वीं संख्या है उसके दाईं ओर की चौथी संख्या, सॉरी दाईं ओर से 18वीं जो एलिमेंट है, जो तत्व है, उसके दाईं ओर के चौथा नंबर क्या है, ठीक। मेरी बात सुनो, एक दाईं ओर से चल रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18वें नंबर पे दाईं ओर से ये है सी। फिर बोला है कि इसके दाएं चौथा, तो इसके दाएं इधर चौथा, तो इसके दाएं चौथा 1 2 3 4 पी ना, पी तो मारोगे, चौथा तो यही हो गया दाएं चौथा, जो कि गलत है, जो कि गलत है। गलत क्यों है? ध्यान से पढ़ो, लिखा है कि विच नंबर इज फोर्थ, ये नंबर की बात कर रहा है, नंबर की बात कर रहा है, संख्या की बात कर रहा है। तुम्हारा आंसर क्या है? पी एक अल्फाबेट है, पी संख्या नहीं है। अगर वो अल्फाबेट बोला होता या एलिमेंट बोला होता कि इसके चौथा एलिमेंट बताइए, तब ये तुम्हारा आंसर ठीक था, लेकिन ये बोला कि विच नंबर इज फोर्थ। तो अब इसके तुम नंबर जाओगे तो देखो, इसका पहला नंबर, इसके बाद 1, फिर आया 2, फिर आया 3, फिर आया 4, ये है तुम्हारा आंसर 3, समझे? देखो इसके बाद कौन सा नंबर आ रहा है, एक नंबर 9 मिला, फिर उसके बाद नंबर तुमको 5 मिला, फिर 6 मिला, फिर 3 मिला, तो तुम्हारा फोर्थ नंबर ये रहा राइट हैंड से, तो तुम्हारा आंसर क्या हो गया? 3। आंसर क्या हो गया? 3। समझ में है कंप्यूटर जी? है? समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? दाएं ओर से चौथा नंबर बोला है, वो एलिमेंट बोला होता तब तुम्हारा आंसर पी होता, बट वो एलिमेंट नहीं बोला, इसलिए सवाल को ध्यान से पढ़ना, वरना सवाल में ऐसा गच्चा खाओगे पता नहीं चलेगा, कर क्या होगा, बोले सर पेपर बहुत अच्छा गया, पता चला कि तुमने इतना सीरियस मिस्टेक कर दिया पेपर में। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, सवाल को ध्यान से पढ़ना बिल्कुल भी, ठीक है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आ जाओ दोस्त, सीटिंग अरेंजमेंट का कुछ सवाल लेते हैं। ये सवाल बेसिक्स है, फिर से और अच्छा लेंगे सवाल। बच गया मेरा शर्ट, ठीक है, नहीं तो वाइट शर्ट की बैंड बच जाती। आ जाओ, देखो P Q R S T U and V
अच्छा, ये सर्कल का मतलब है कि सर्कल में बैठे हैं और ये एरो अंदर, इसका मतलब कि वो एरो अंदर देख रहे हैं, ठीक है। सिटिंग अराउंड द सर्कल फेसिंग द सेंटर, उस सेंटर की ओर देख रहे हैं, ठीक है। R is third to the right of Q and second to the left of S। मैं जब भी बताऊँ आप लोगों को, जब भी सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल करना तो उल्टा पढ़ना, उल्टा पढ़ना, उल्टा पढ़ना, ठीक है। देखो कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। तो मैं आपको जब रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कराया था उसे बताया था कि ऐसे कर लिया करो, ठीक है। 4 बैठ गए, 6 बैठ गए, अब ऐसे बैठेंगे तो 8 लोग हो जाएंगे, बट बैठे कितने हैं, 7 लोग हैं। तुम एक हटा दो, हो गए 7। यहाँ कहानी खत्म। अब इसके बाद का स्टेप हमारा ये था कि कोई भी एक कंफर्म न्यूज उठाओ, कोई भी एक कंफर्म न्यूज उठाओ। अब कंफर्म क्या है, देखो यही बता रहा है कि आर इज थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। मैं क्या बोला कि उल्टा पढ़ लो कि क्यू के दाया तीसरा आर बैठा है, क्यू के दाया मतलब क्यू के राइट थर्ड आर बैठा हुआ है। मैं क्या कि क्यू यहाँ बैठा लिया भाई, मैं हमेशा बोला था कि इस पॉइंट से शुरू करना, मैं बताया था कि इस पॉइंट से हमेशा शुरू करना। तो क्यू के राइट थर्ड, इधर तो लेफ्ट हो जाएगा, तो क्यू के राइट थर्ड उल्टा हो जाएगा। तो 1 2 3 कौन बैठा है, आर बैठा है। कौन बैठा है, आर बैठा है। क्यू के राइट थर्ड आर बैठा है। फिर बोला एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, और एस के लेफ्ट दूसरा। ये बताओ क्यू बैठे रहेगा कि आर बैठा रहेगा। अब ये देखो तुम्हारा ये तरीका मैं बता दूं कि जब भी यहां हु की बात हो, यहां जब सिर्फ हु की बात हो तो हमेशा उसके पहले वाले की बात होती है, जो उसके जस्ट पहले लिखा हो। और हु और हुम के अलावा यहाँ कुछ भी लिखा हो तो हमेशा दूर वाले की बात होती है। देखो यहाँ मैं बोलूँगा दूर, इसका मतलब यह है कि एस के लेफ्ट, देखो यहाँ एंड लिखा हुआ है, हु और हुम नहीं लिखा हुआ है, तो एस के लेफ्ट दूसरा क्यू की बात नहीं कर रहा है, ये आर की बात कर रहा है, ठीक है। एंड मतलब ये दूर की बात हो रही है। अगर यहाँ लिखा था हु की बात, मान लो यहाँ लिखा था सिर्फ हु, तो तुम बोलते कि एस के लेफ्ट दूसरा क्यू बैठा है, बट यहाँ क्यू नहीं है, सॉरी बट यहाँ हु नहीं है, एंड है। तो एंड मतलब अब मैं दूर जाऊंगा, मैं बोलूंगा कि एस के लेफ्ट दूसरा आर बैठा हुआ है, ठीक है। तो एस यहाँ बैठेगा तभी ना यहाँ बैठेगा आर, ठीक है। लेफ्ट दूसरा आर बैठा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ हु आ गया है। हु इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ टी, हु इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ टी मतलब टी के लेफ्ट फोर्थ एस बैठा हुआ है। देखो अब हु है, अब ये हु एस के लिए ही है। अब मैं ये इसके लिए नहीं है, कोई और के लिए, एस के लिए। मैं क्या बोला, जब हु आ जाए तो उसके जस्ट पहले वाले की बात होती है। तो टी के लेफ्ट फोर्थ एस बैठा हुआ है, टी के लेफ्ट फोर्थ 1 2 3। देखो अगर मैं टी को यहां बैठाऊंगा तो 1 2 3 4 एस यहां बैठ जाएगा, ठीक। अब क्या बोला, P इज थर्ड टू द राइट ऑफ U, U के तीसरा थर्ड P बैठा हुआ है, U के राइट थर्ड। अब देखो U के राइट थर्ड, अगर मैं U को यहां बैठाऊंगा, U को मैं यहां बैठाऊंगा तो 1 2 3 राइट थर्ड P यहां बैठ जाएगा, ठीक है। जब मैं U को यहां बैठा दूंगा तो 1 2 3 उल्टा P आपके यहां पे आराम से बैठ जाएगा, ठीक है। और आपके लास्ट में क्या बचा, V आपके यहां बैठ जाएगा। अब सवाल में आपसे जो कुछ भी पूछे आप उसका जवाब दे देना, सवाल में आपसे जो कुछ भी पूछे आप उसका जवाब दे देना कि भाई आर के लेफ्ट में कौन बैठा है, या आर के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, आर के थर्ड राइट में कौन बैठा है, ठीक। आराम से आप इसका जवाब दे दोगे। ये सिटिंग अरेंजमेंट का सबसे बेसिक सा सवाल था। हम लोग इस पर भी और अच्छा सा सवाल करेंगे, ठीक है, क्योंकि हर टाइप के बच्चे जुड़े हुए हम लोग साथ, तो धीरे धीरे सबका लेवल आराम से बढ़ाएंगे, ठीक है। परेशान नहीं होना है। चलो आ जाओ अगले सवाल पे आते हैं। आ जाओ दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, जिस सवाल में आपको स्टेप का मैं बताया था, और देखते हैं, ठीक है।
इस वीडियो में जितने भी टाइप के सवाल होते हैं वो सारा टाइप हम लोग आराम से कर लेंगे, ठीक है। और देखो जब ये सवाल आता है ना, इस सवाल को करने का बेहतरीन तरीका है, जिस वर्ड को बोले सिर्फ उस वर्ड को पकड़ लो। जैसा मालूम जो हर वर्ड का अगर मुझको देखना हो कि क्या नंबर है, तो सिर्फ इधर देख लो। अब मुझको यहाँ पे मिल रहा है, देखो ओपन ना, अब यहाँ ओपन है, हमसे पूछते मान लो ओपन का। अब बताओ ओपन कहाँ पर है, ओपन देखो तुमको यहाँ पर दिख रहा है, एक ओपन यहाँ पे दिख रहा है। अब देख लो कि इन दो स्टेटमेंट में कौन सा वर्ड सेम है, इन दो स्टेटमेंट में कौन सा वर्ड सेम है। देखो इन दो स्टेटमेंट में आपको कौन सा वर्ड सेम दिख रहा है, देखो बी एम इस स्टेटमेंट में आपको सेम दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि ओपन का जो कोड है, वो क्या होता है, बीएम हो गया, ठीक है। अब मान लो हमसे बोल दिया विथ का, देखो विथ यहां पर है और एक विथ यहां पर है, देखो विथ यहां पर है और एक विथ यहां पर है, ठीक है। अब हमसे बोला कि बताइए भैया कि विथ का कोड क्या है, विथ देखो यहां पर। तो अब मैं इन दो स्टेटमेंट में देख लूंगा कि क्या कॉमन है। तो इन दो स्टेटमेंट में आप देखो तो सी जेड हो गया, सी जेड यहाँ पे हो गया। तो मैं बोला कि भैया विथ का जो कोड होगा वो क्या होगा, सी जेड। विथ का जो कोड होगा वो क्या होगा, सी जेड, ठीक है। अब इधर आओ, ऐसे ही लगभग तुम्हारे सारे सवाल आते हैं। जब तुम आराम से उसको देखोगे तो कोई भी वर्ड हो सीधे से देख लो कि कहाँ पे कॉमन मिल रहा है और उसको तुम आराम से कर लोगे, ठीक है। आज अब अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। आओ दोस्त, ये सवाल देखो कितना प्यारा सा है, कितनी मेहनत करके मैं लिखा हुआ हूँ अपने इन कोमल हाथों से, ठीक है। कोमल हाथ नहीं है हालांकि, ठीक। आ जाओ, सवाल देखो, सवाल है सीटिंग अरेंजमेंट का, ध्यान से करना, ठीक है। इस सवाल को ध्यान से करना, ठीक। देखो सवाल देखो 8%, देखो 8% है इसलिए मैंने पर्सन को थोड़ा सा ऐसे ब्लू कलर से कर दिया कि तुमको साफ साफ दिखाई दे, ठीक है। तो 8% है PQRST, और देखिए गोला मारो मतलब सर्कल में बैठे हुए हैं और अंदर भी देख रहे हैं और बाहर भी देख रहे हैं। यहाँ बाहर का नहीं बना दिया, अब बना दे रहा हूँ। कुछ अंदर भी देख रहे हैं, कुछ बाहर भी देख रहे हैं, ठीक है। देखो लिखा हो बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, सम ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। देखो कुछ अंदर की तरफ देख रहे हैं, वाइल रेस्ट आर फेसिंग आउटवर्ड्स फ्रॉम द सेंटर, और कुछ सेंटर के बाहर देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो लिखा है R sits third to the right of W। चलो ये सब तो है। अब मैं तुमको पहले क्या बताया था कि हमेशा एक पक्की इंफॉर्मेशन पकड़ा करो। मैं तुमको बताया था 8 लोग है ना, तो पहले 8 बना लेते हैं। कंप्यूटर यहाँ दिख रहा है ना, ये मैंने 8 बना लिया, ठीक। 8 लोग बैठ गए मेरे, ठीक है। नहीं दिखे कंप्यूटर तो बताते रहिएगा, ठीक है। अब देखो लिखा है एक पक्की इंफॉर्मेशन तुमको उठाना है। देखो R sits third to the right of W, और जब मैंने तुम्हें बताया था सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमेशा पीछे से पढ़ा करो, ये मैंने तुमको बताया था, ठीक है। तो मैं बोला कि R sits third to the right of W, मतलब क्या कि W के राइट तीसरा कौन बैठा है, R बैठा है। W के राइट तीसरा R बैठा है, ठीक है। अब देखो मैं W को बोला कि W तुम यहां बैठ जाओ, मैं बोला कि हमेशा इसी पॉइंट शुरू करना, ठीक है। तो W तो यहां बैठ गए। अब राइट तीसरा R को बैठाना है, तो 1 2 3 R को हम यहां बैठाएं या 1 2 3 R को हम यहां बैठाएं, क्योंकि अब इसमें कुछ बाहर भी देख रहे हो अंदर भी देख रहे हैं ना। अगर ये अंदर देख रहा होगा W, तब तो 1 2 3 राइट R यहां बैठेगा, लेकिन अगर ये बाहर देख रहा होगा तब तो 1 2 3 R यहां बैठेगा। ये भी इशू है, ठीक है। लेकिन जब मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे यहां साफ साफ दिखा कि R एंड W नॉट फेसेस आउटसाइड। सोचो ये इंफॉर्मेशन सबसे लास्ट में दिया हुआ है, चाहता तो ये पहले लिख सकता था। अब तुम इसी में 2 बना के परेशान रहोगे, ठीक है। इसी में तुम 2 बना के परेशान रहोगे, तो कभी कभार पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया करो, ठीक। इसका मतलब ये मुझे साफ साफ दे दिया कि R जो है, अरे W जो है वो अंदर की तरफ देख रहा है,
ठीक, अब बोला कि W डज नॉट फेस आउटसाइड, इसका मतलब W अंदर की तरफ देख रहा है। अब मैं आराम से बैठा लूंगा कि W के राइट तीसरा, तो 1 2 3 R यहां बैठ जाएगा, R यहां बैठ जाएगा। और ये भी लिखा है कि बाहर नहीं देख रहा है, इसका मतलब ये भी तुम्हारा अंदर देख रहा होगा, ये भी तुम्हारा अंदर देख रहा होगा। ठीक, अब यहां तक कहानी क्लियर हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ो। देखो आगे लिखा हुआ है देयर इज वन पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड वी, आर और वी के बीच में एक आदमी बैठा हुआ है। तो आर यहां पर है, तो वी यहां भी हो सकता है एक पर्सन छोड़ के, और एक पर्सन छोड़ के वी यहां भी हो सकता है। ठीक, अब मैं आने देखा लिखा देखो हु डज नॉट सिट नियर टू डब्ल्यू। अब लिखा है कि W के नियर V नहीं होना चाहिए, तो V तो इसका मतलब यहां नहीं हो सकता, V अब पक्का यहीं बैठेगा, V अब पक्का यहीं बैठेगा, ये मेरा श्योर हो गया। ठीक है, V अब पक्का यहीं बैठेगा, ये मेरा श्योर हो गया। ठीक है, चलो डायरेक्शन मुझको अभी नहीं पता है, अभी इसको डायरेक्शन नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो फिर लिखा है कि V सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T, V सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T। बोल रहा है कि T के लेफ्ट तीसरा V बैठा है, T के लेफ्ट तीसरा, तो 1 2 3, अगर मैं T को यहां बैठाता, तब V यहां बैठता, लेकिन T यहां बैठ नहीं सकता, क्योंकि यहां कौन बैठा है, W। ठीक, तो T 1 2 3 T यहां बैठा होगा, तब देखो ना 1 2 3 T यहां बैठा होगा। लेकिन सवाल में यह बोल दिया कि T के थर्ड लेफ्ट, अगर T के थर्ड लेफ्ट बोला है, इसका मतलब ऐसे बोला है, इसका मतलब T बाहर देख रहा होगा, तभी ये इसका लेफ्ट होगा। अगर ये अंदर देखता तब तो इसका राइट हो जाता। समझ के बात, ये एंटी क्लॉक हो जाता, इसका मतलब ये T बाहर देख रहा है। ठीक है, यहां तक कहानी आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखो, अब सवाल आगे पढ़ो। अब क्या बोला कि P सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, P जो है वो Q के थर्ड लेफ्ट में है, एंड बोथ आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, P के थर्ड लेफ्ट, अब देखो तुमको उल्टा पढ़ना है, तो Q के लेफ्ट थर्ड में तुमको P को रखना है, Q के थर्ड लेफ्ट में तुमको P को रखना है। अगर तुम Q को यहां रखो तो थर्ड लेफ्ट 1 2 3 P यहां बैठ जाएगा। ठीक है, और 1 2 3 P यहां भी बैठ सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर इनसाइड देखेगा तब तो P इधर बैठेगा, और अगर आउटसाइड देखेगा तो P इधर बैठेगा। 1 2 3। ठीक, एंड बोथ आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, फिर लिखा है कि V एंड Q, देखो मैंने क्या बोला कि अगर Q यहां बैठा, ठीक है, तो P 1 2 3 P यहां भी बैठ सकता है और P यहां भी बैठ सकता है, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता कि Q देख कहां रहा है। समझ रहे, अगर इनसाइड देख रहा होता तब तो P यहां बैठ जाता 1 2 3, लेकिन अगर आउटसाइड देख रहा है तब तो P यहां बैठेगा। यहां तक आनी क्लियर है। ठीक है, अब इसको रखते हैं। फिर बोल रहा है कि V एंड Q आर नॉट सीट ईच अदर। V एंड Q, देखो ये हो गया ना, हाँ, V एंड Q आर नॉट सीट ईच अदर। देखो Q अगर यहां बैठ गया, एक चीज तुम यहां पे देखो, अगर मैं Q को यहां पे बैठा दूं, तो भी 1 2 3 यहां भी P बैठ सकता है। अगर मैं Q को यहां बैठा दूं, एक कंडीशन भी तो बन रही है कि अगर मैं Q को यहां बैठा दूं तो 1 2 3 P यहां बैठ सकता है, और 1 2 3 P यहां तो नहीं बैठेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ो, देखो आगे सवाल में लिखा हुआ है क्या कि बोथ V एंड Q आर नॉट सीट ईच अदर। V और Q एक साथ नहीं बैठे, इसका मतलब Q इन्हीं दो जगह में से कोई एक बैठा होगा, इन दो जगह का तो हो ही नहीं सकता, ये तो श्योर हो चुका है। ठीक है, बोथ Q एंड R डज नॉट सीट ईच अदर। Q और R, हाँ Q और R भी अलग है, कोई दिक्कत नहीं।
फिर बोथ एस एंड पी आर एन इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। एस और पी इमीडिएट नेबर है, एस और पी इमीडिएट नेबर है। देखो ये जगह तो फिक्स हो चुका है, अगर मैं P को यहां बैठा दूंगा तब S यहां बैठ ही नहीं सकता, इसका मतलब P तो यहां हो ही नहीं सकता है। ठीक, बचा P की जगह ये, इसका मतलब S कहां बैठ रहा होगा, यहां बैठ रहा होगा। S कहां बैठ रहा होगा, यहां बैठ रहा होगा। यहां तक कहानी क्लियर हो गई, यहां तक कहानी क्लियर हो गई। देखो फिर उसके बाद क्या बोल रहा, उसके बाद क्या बोला है, कहां पे था मैं, Q and R does not, हाँ both S and P are immediate, हाँ both S and P are immediate हो गए नेबर। अब आगे पढ़ो, S faces the one who sits immediate right of U। S उसको देख रहा है जो जिसके राइट में U है, जिसके राइट में U है, तो U कहां बैठेगा, U कहां बैठेगा, यहां पर। ठीक है, क्या बोला कि S उसको देख रहा है जिसके राइट में U है, जिसके, देखो इसको सही से लिख देते हैं ना, इसको U सही से बना देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, S faces the one who sits immediate right of U। immediate right of U मतलब U के राइट में, और ये U का राइट कब होगा, जब ये बाहर देख रहा होगा, तभी ये U का राइट होगा। यहां तक मुद्दा क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हमसे क्या बोला है कि R एंड W फेसेस आउटसाइड, R सॉरी डज नॉट फेस आउटसाइड, R और W आउटसाइड नहीं देख रहा है। ठीक है, अब हमको सबका डायरेक्शन देखना है, अब हमको सबका डायरेक्शन देखा है। देखो अब डायरेक्शन के पढ़ो, कहाँ कहाँ डायरेक्शन की बात किया हुआ है, अब कहाँ कहाँ डायरेक्शन की बात ये किया हुआ है। और कोई सारा लोग बैठ गए ना, इधर बैठ गए, इधर बैठ गए। अब देखो लिखा हुआ है कि V sits third to the left of T and both are facing same direction, मतलब V और T सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। अगर T बाहर देख रहा होगा तो V भी बाहर देख रहा होगा। ठीक है, ये कहानी क्लियर हो गई, अगर T बाहर देख रहा होगा तो V भी बाहर देख रहा होगा। अब देखो, अब बचा क्या हमारे पास, P बचा है, S बचा है, Q बचा है। P बचा है, S बचा है, Q बचा है। P से और कहीं सेम डायरेक्शन बात, तो हाँ देखो P sits third to the left of Q and both are facing in the same direction। P और Q एक डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। P और Q एक डायरेक्शन में देख रहे हैं, कोई दिक्कत। अच्छा तुम यहां साफ साफ देखो, P sits third to the left of Q, Q के लेफ्ट थर्ड में P बैठा है, 1 2 3, ये लेफ्ट थर्ड में तब बैठेगा जब ये अंदर देख रहा होगा, तभी ये लेफ्ट होगा। अब देखो इसका डायरेक्शन ऐसा नहीं लिखा, अभी तुमको खुद पकड़ना पड़ जाएगा। ये साफ साफ बोला है कि इसके लेफ्ट में, इसका मतलब ये अंदर ही देख रहा है, इसका मतलब ये अंदर देख रहा है, तो ये भी अंदर देख रहा होगा क्योंकि सेम डायरेक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, और कोई हमारा बच्चा, और कोई हमारा बच्चा, हमको S बचा है, और S का कोई डायरेक्शन है, देखो S के बारे में कहीं ना कहीं कुछ लिखा होगा। असल में ऐसे लिखा हुआ है ना कि P sits to the left of Q and both are facing in the same direction, हो गया। Both V and Q does not, V and Q ये सब तो दूर दूर हो गया। Both Q and R does not sit opposite to each other, ये भी हो गया। Both S and P are immediate neighbor of each other, हाँ ठीक है। S faces the one, S, अब देखो S faces the one, अब यहां पे तुम एक लाइन देखो, यहां ये साफ साफ लिखा S faces the one, F जिसको फेस कर रहा है, S जिसको फेस कर रहा है, मतलब S जिसको देख रहा है, तो S उल्टा बैठेगा थोड़ी देखेगा, S जब ऐसे बैठेगा तभी ना इसको देखेगा। समझ गए बात, ये बात भी आपको लॉजिक पकड़ना होगा। ये देखो ये मुद्दा देखो, यहां पे साफ साफ ये लिखा कि S faces the one, S तभी फेस करेगा जब ये S अंदर देख रहा होगा। ठीक है, अब देखो पता लास्ट में तुमसे सवाल यही पूछता कि बताओ S कहां देख रहा है, S किस डायरेक्शन में देख रहा है, इनसाइड देख रहा है या आउटसाइड देख रहा है। समझ गए, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, देखो सवाल बढ़िया है, ठीक है, सवाल ये
बिल्कुल बढ़िया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, ठीक है। और यही तुम्हारा हो गया क्या, आंसर। यहाँ पे तुम अब चाहो तो गोला बना लो अगर तुमको मन कर रहा हो तो, हालांकि क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि आपको ऐसे भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको ऐसे भी क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। आ जाओ अगले सवाल पे आते हैं, आ जाइए अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। हमारा अगला सवाल क्या है, इस बार ये क्वेश्चन रो में है। पिछली बार हम लोग जो किए थे वो किस में था, सर्कल में था। अभी ये है रो में, और रो में भी ऐसा सवाल है कि कुछ लोग नॉर्थ में देख रहे हैं, कुछ लोग साउथ में देख रहे हैं, ठीक है। तो सवाल पे पढ़ लेते हैं। 8% NOP QRST एंड U, देखो 8 लोग हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। 8 लोग हो गए हमारे। अब बोल रहा है कि 4 ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, कुछ नॉर्थ देख रहे हैं, 4 ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, कुछ साउथ देख रहे हैं, ठीक है। फिर लिखा कि नो टू पर्सन्स हु आर इमीडिएट नेबर टू ईच अदर फेसेस इन द सेम डायरेक्शन। इसका कहने का मतलब यह है कि कोई भी पड़ोसी सेम डायरेक्शन में नहीं देख रहा। इसका मतलब अगर जो नॉर्थ में देख रहा है उसका पड़ोसी वाला साउथ में देखेगा, वो नॉर्थ में नहीं देखेगा, ये मतलब है कहने का, ठीक है। कोई भी अगल बगल वाला आदमी सेम डायरेक्शन में नहीं देख रहा, अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक। अब देखो फिर लिखा है 4 पर्सन सिट बिटवीन O एंड P, O और P के बीच में 4 लोग हैं, और बट नन ऑफ देम सिट्स एट एनी एक्सट्रीम एंड, और इनके और O और P कोई भी एंड पर नहीं है, ठीक है। एंड पर नहीं है, इसका मतलब पक्का O या P यहां होंगे, O या P यहां होंगे। 1 2 3 4 लोग बैठ गए, ठीक है। और लास्ट में मना किया हुआ कि लास्ट भैया होना नहीं है, देखो साफ साफ लिखो, बट नन ऑफ देम सीट्स एट एनी एक्सट्रीम एंड, कोई भी लास्ट में नहीं बैठा है, ठीक है। बहुत अच्छी बात। देखो फिर लिखा है एंड सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ O, O के लेफ्ट थर्ड कौन बैठा है, N। अब O तो मुझको श्योर ही नहीं है कि O है, कि O यहां है कि यहां है, तो मैं कैसे N को बैठा दूं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर N इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ S, और N का पड़ोसी कौन है, S, हु सिट्स थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड। अब ये हु किसके लिए, मैंने आपको बताया था हु हमेशा जस्ट पीछे वाले के लिए होता है। तो बोल रहा है कि जो S है वो राइट से तीसरा है, सिट्स थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, मतलब राइट से तीसरा S है। तो 1 2 3 S यहां हो गया, ठीक। फिर बोला था पिछले लाइन में कि N इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ S, तो देखो यहां या तो O होगा या तो P होगा, ये तो श्योर हो चुका है, और कुछ बैठ ही नहीं सकता, तो N पक्का यहां बैठेगा। यहां तक कहानी भी क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो लिखा हुआ है कि R इज एडजेसेंट टू O, R जो है वो O का पड़ोसी है, R जो है वो O का पड़ोसी है, ठीक है। और मोर देन 3 पर्सन्स, R जो है वो O का पड़ोसी है, और मोर देन 3 पर्सन्स सिट बिटवीन U एंड T, U और T के बीच में, U और T के बीच में। अब एक सेकंड, अब आप मेरी यहां एक बात सुनो, अब आप मेरी यहां बात सुनो, देखो यहां पे एक लाइन लिखा हुआ था पहले कि N सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ O, N सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ O, मतलब O के लेफ्ट तीसरा N बैठा हुआ है, O के लेफ्ट तीसरा N बैठा हुआ है। अगर मैं O को यहां बैठाऊंगा और O को मैं इधर दिखाऊंगा तभी N यहां बैठेगा थर्ड, 1 2 3। अगर मैं O को यहां बैठा दिया तो थर्ड ये हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये कहानी क्लियर हो गया कि यहां O बैठा है, इसका मतलब ये कहानी क्लियर हो गया कि यहां O बैठा है और यहां P बैठा है, ठीक है। और N यहां देख रहा है, ये भी क्लियर हो गया। तो इसके देखने से ये तो कंफर्म हो गया कि अगर ये इधर देख रहा है तो ये पक्का इधर देख रहा होगा, ये वाला, और ये भी इधर देख रहा होगा, ये इधर देख रहा होगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर, और ये इधर देख रहा होगा। हाँ, ये कहानी क्लियर हो गई, ये इधर देख रहा होगा और ये इधर देख रहा होगा, ठीक है। अब देखो, अब आपसे बोला था कि R इज सिटिंग एडजेसेंट टू O, R जो है वो O का पड़ोसी है, तो R यहां भी बैठ सकता है और R यहां भी बैठ सकता है। हाँ, R यहां भी बैठ सकता है और R यहां बैठ सकता है, ठीक है।
फिर आगे देखते हैं, मोर देन 3 पर्सन सिट बिटवीन यू एंड टी, मतलब यू और टी के बीच में 3 से ज्यादा लोग बैठे हैं, यू और टी के बीच में 3 से ज्यादा लोग बैठे हैं, और हु डज नॉट, मतलब टी एंड में नहीं है, टी एंड में नहीं है। यहां तक देखो, अब तुम मेरी यहां बात सुनो, देखो अब तुम इधर मेरी बात सुनोगे, देखो यहां पे लाइन पे आओ, मोर देन 3 पर्सन सीट बिटवीन यू एंड टी, टी यहां पे बैठा नहीं सकता, साफ साफ मना कर दिया उसने, टी यहां भी नहीं बैठ सकता, ये भी कहानी क्लियर हो गई। तो टी अब इन दोनों में से कोई एक जगह बैठेगा, बोलो, अब टी यहां पे बैठेगा, ठीक है। अब देखो, अगर मैं टी को यहां बैठा दूं, टी को यहां बैठा दूं और टी को यहां बैठा दूं, अभी मुझे ये भी श्योर नहीं है ना कि ये आर कहां बैठ रहा है, अभी मुझको ये भी श्योर नहीं है कि ये आर कहां बैठ रहा है, ठीक है। टी यहां भी बैठ सकता है, टी यहां भी बैठ सकता है। अब देखो तो मेरी बात बोल रहा है कि यू और टी के बीच में 3 से ज्यादा लोग बैठे हैं, यू और टी के बीच में 3 से ज्यादा लोग बैठे हैं, अगर मैं टी को यहां बैठा दूंगा तो 1 2 3 इधर तो हो ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है, और 1 2 3 मैं अगर यू को यहां बैठाता हूं तो सिर्फ 3 ही लोग होते हैं, लेकिन बोला है कि मोर देन 3, 3 से ज्यादा होने चाहिए, इसका मतलब टी यहां नहीं बैठ सकता है, टी यहां बैठ नहीं सकता, टी को यहीं बैठना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब टी अगर यहां बैठ गया तो आर यहां बैठेगा, आर वहां से हट गया, इसका मतलब टी बैठा भैया हमारा यहां पर और यू बैठा हमारा यहां पर, ठीक है। अब सब लोग बैठ गए, अब लास्ट में हमारा बचा कौन है, क्यू, लास्ट में हमारा बचा कौन है, क्यू। अब यही हो गया आपका आंसर, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब आपसे कुछ भी पूछ ले कि कौन से कौन किस डायरेक्शन में देख रहा है, या इनके लेफ्ट कौन है, इनके राइट कौन है, अब आप इसको आराम से बता पाओगे, ठीक है। ये हो गया आपका बहुत ही प्यारा सा एक आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्त, 2 सवाल है ये, ठीक है। ऐसा ये नंबर दिया हुआ, मतलब कुछ नंबर सिंबल्स और अल्फाबेट दिए हुए हैं, ठीक है। सवाल ऐसा हम लोग किए थे पहले इस टाइप का कुछ, और इस पे 2 सवाल आपसे पूछा, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो हमसे क्या पूछा है, ध्यान से देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 11th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक। मतलब 11वें से तीसरा, मैं एक बार आपका इसका हिंदी बोल दे रहा हूं, जिसको अगर हिंदी में दिक्कत हो रही हो मैं इसका हिंदी बोल दे रहा हूं, हिंदी सुन लीजिए आप लोग, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बाएं सिरे से 11वें के बाएं तीसरा होगा, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बाएं सिरे से 11वें के बाएं सिरे तीसरा होगा। अब देखो बाएं सिरे से 11वें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बाएं सिरे से 11वें के बाएं सिरे से तीसरा, मतलब के बाएं से तीसरा ना, के बाएं से तीसरा, तो 1 2 3, क्या आंसर हो गया हमारा, बी, ठीक है। देखो साफ साफ लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी द, फॉलोइंग में ऑप्शन नहीं लिखा, मैं इसी में से बता दिया, ठीक है। एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द 11th, देखो लेफ्ट ऑफ द 11th, लेफ्ट ऑफ द 11th, फिर उसका लेफ्ट पूछा है, फिर उसके थर्ड लेफ्ट में कौन सा होगा, ठीक है। और इसका एक शॉर्टकट भी कर देते हैं कि वो लेफ्ट और लेफ्ट जब उसको मिला है तो यहां से लिखेंगे 11वां, यहां से लिखेंगे 11वां, वो भी लेफ्ट है ये भी लेफ्ट है, तो कर देंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा आंसर, 8, कितना आ जाएगा आंसर 8, तो सीधे करेंगे लेफ्ट से 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। एक अगला सवाल देख लो, देखो लिखा हुआ है इफ द ऑल डिजिट्स, देखो इसमें लिखा हुआ है कि अगर सारे डिजिट और सारे सिंबल, सारे डिजिट और सारे सिंबल सीरीज से ड्रॉप कर दिए जाएं, सीरीज से हटा दिए जाएं, तो कौन सा एलिमेंट 8th फ्रॉम द राइट एंड होगा, 8th फ्रॉम द राइट एंड होगा। अब तुम मेरी बात बताओ, अगर सारे सीरीज से डिजिट और सिंबल हटा दिए जाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ अल्फाबेट बचेगा, सिर्फ अल्फाबेट बचना है। और फिर राइट से पूछा है, राइट से कौन सा नंबर पूछा है हमसे, राइट से हमसे पूछा है 8वां, राइट से 8th, ठीक है। तो देखो 1 2 3
4 5, देखो मैं से अल्फाबेट ले रहा हूं, 5 6 7 8, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा Z। खत्म। ठीक है, मैंने क्या देखा, मैंने देखो ये नहीं लेना है, सिंबल है, ये नंबर है, ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना, ये भी सिंबल है, देखो ये नंबर है, ये सिंबल है। वो सीधे बोला कि आपको अल्फाबेट, देखो वो डायरेक्टली नहीं बोला कि राइट एंड से आपका 8वां अल्फाबेट बता दीजिए, वो ये नहीं बोला, बोला कि सीरीज से सारे नंबर और सारे डिजिट हटा दो, अब बताओ कि तुम्हारे राइट एंड से 8वां क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन पता है तुमको, ये पक्का मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे तुमको यू पक्का मिलेगा। ठीक है, कि तुम जल्दी जल्दी में कोई बच्चा यू मार दे, वो ध्यान न दे। ठीक है, तो काउंटिंग एक बार सिस्टम पे आराम से ध्यान से करना। ठीक है, कि और ऐसे सवाल आएंगे 110% आएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, उसको भी देख लो, देखो ये ऐसा सवाल भी आएंगे पक्का आपको मिलेंगे। ठीक है, और ऐसे सवाल बहुत आसान सवाल होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, बस इनको समझना होता है, समझना क्या होता है देख लो फिर समझ जाओगे। इसलिए मैं इस पैटर्न का, देखो मैं बता सकता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन करवा सकता हूँ बेसिकली। अब मैं आपको एक पैटर्न पे 10 क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा। ठीक है, 10 या 20 क्वेश्चन, हाँ मैं हर बार जब प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो उसका कभी एक ले लूंगा, कभी उसका ले लूंगा, कभी उसका ले लूंगा, तो आपका टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा, आपका पूरा जैसे देख लोगे। अच्छा, मुझको ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, मेरा मुद्दा आपको ये बताना है कि आपको ये भी देखना है, आपको ये भी देखना है, आपको ये भी देखना है। बस मुद्दे की बात ये है, प्रैक्टिस आपको करना है। ठीक है, प्रैक्टिस आप ही को करना है। अब देखो, जैसे हमसे बोल दिया कि भाई बताओ, कार को अगर हम पिंक बोलते हैं, बाइक को अगर हम ब्लू बोलते हैं, साइकिल को अगर हम ब्लैक बोलते हैं, और एरोप्लेन को हम येलो बोलते हैं, तो व्हाट वुड फ्लाई इन द स्काई, तो हवा में क्या उड़ेगा। हवा में एरोप्लेन उड़ता है, लेकिन एरोप्लेन को वाकई हम क्या बोल रहे हैं, येलो बोल रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, येलो। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, लेकिन एग्जाम में मिल जाता है। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, ये सवाल देखो, सवाल ये कैसा है, देखो ये सवाल ऐसा है कि इसके लिए आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए कि ए का नंबर क्या है, बी का नंबर क्या है, सी का नंबर क्या है, डी का क्या है, एफ का क्या है। ये तो इसके लिए क्या आपको तो याद तो होना ही चाहिए अगर आप रीजनिंग का पेपर सॉल्व कर रहे हो तो। ठीक है, अब देखो इसमें है ए का वैल्यू 2, एम का वैल्यू 13, जेड का वैल्यू 52। अब ये क्वेश्चन मुझे देखते मुझे पता चल गया, क्योंकि ए का वैल्यू 1 होता है जिसका डबल कर दिया, एम का वैल्यू 13 होता है उसका डबल कर दिया, Z का वैल्यू 26 होता है और उसका डबल कर दिया गया। तो बेट का वैल्यू क्या होगा, देखो बेट का 2 होता है, बी का 2, ई का 5 होता है, पी का 20 होता है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 27। और हमको इसका करना है क्या, डबल। डबल मतलब कितना, 54, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आपको एक बार नंबर ही आपको याद होने चाहिए। ठीक है, मुद्दा आपको बताने के लिए, ऐसे सवाल आपको एग्जाम में भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं, एग्जाम का ही सवाल आते हैं, क्या एग्जाम का ही सवाल है टीसीएस का। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आ जाओ दोस्त, एक सवाल ये देखो। ठीक है, सवाल कैसा है, सवाल बढ़िया है। ऐसे लिखा है कि अगर हम बैंकिंग को क्या लिखते हैं, ये CQONTN। देखो ये सवाल करने से पहले वीडियो को पॉज करना, खुद से सॉल्व करना। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। ठीक, पहले वीडियो पॉज करना फिर देखना सॉल्यूशन, अगर आपका सही होता है क्या क्या आंसर आपका आता है। ठीक है, तो देखो अब इसके लिए आपको एक बार वैल्यू से देखो क्या होता है, 2 1, n का होता है आपका 14, k का होता है आपका 11, i का होता है आपका 9, और n का होता है आपका 14, और g का होता है आपका कितना 7। ठीक है, g का होता है आपका कितना 7। ठीक, अब देखो, ठीक है, अब देखो c का कितना होता है मेरे भाई, c का होता है 3, C का होता है 3। ठीक है, Q का होता है कितना 17, O का होता है कितना 15, N का होता है कितना 14, T का होता है कितना 20, और N का कितना होता है 14।
n का कितना होता है 14। ठीक है, अब इसमें आप एक चीज देखो, यहां 2 यहां 3, इधर +1 हो रहा है, हाँ 1 3, यहां +2 हो रहा है, 14 17 +3 हो रहा है, 11 15 +4 +5 +6 और +7 देख रहे हो, यहां सीरीज चल रही है +1 +2 +3। इसका मतलब इसकी भी एक सीरीज चलेगी +1 +2 +3। k का वैल्यू कितना होता है भाई 11 होता है, हाँ k का वैल्यू 11 होता है, i का वैल्यू 9 होता है, n का वैल्यू आपका कितना होता है 14 होता है, और g का वैल्यू कितना होता है आपका 7 होता है। हालांकि किंग देखो आपको इसमें से ही मिल जाए, ठीक है, तो वैसे देख लो ये तुम्हारा होगा किंग। ठीक, अब आपको यहां से प्लस करना, वैसे आप इसमें से भी उठा सकते हो, इसमें से भी उठा सकते हो, आपको 1-2 वैल्यू शायद इसमें नहीं लिखी हुई है। ठीक है, आइए आइए देखो इसमें क्या होगा, 1 प्लस करना है मुझको, +1 यहां करना है, +2 यहां करना है, बोलो, +3 यहां करना है, और +4 यहां करना है। ठीक है, अगर k में मैं 1 प्लस करूंगा तो l आएगा, ठीक है, और फिर i में मैं 2 प्लस करूंगा तो k आ जाएगा jk। ठीक, n में मैं 3 प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा 14 और 3 17 q आ जाएगा। ठीक है, और g में मैं 4 प्लस करूंगा, g में मैं वैसे, हालांकि देखो ऑप्शन में आप यहां से आई थिंक ऑप्शन में आपको मिल जाएगा एल के क्यू एल, ये भी नहीं है, ये भी, ये ऑप्शन है आपका। ठीक है, चौथे की जरूरत नहीं है, हालांकि आप देख लो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 7 4 11, और 11 का वैल्यू कितना होता है के। ठीक, तो आपका आंसर कितना आ गया एल के क्यू के, एल के क्यू के। अब यहाँ अगर हम लास्ट भी देखते तो यहाँ मेरा ये मैच कर जा रहा है, यहाँ ये मैच कर जा रहा है, आपको देखना होगा तो मिडिल टर्म देखते हैं आप, तो आपका तुरंत निकल जाता, क्योंकि मिडिल टर्म में यहाँ भी के मिल रहा है, मिडिल टर्म देखते तो आपको चांसेस बन सकता था तुरंत देखने का, बट फिर भी कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि सवाल आपको ऐसे मिलेंगे, थोड़ा बहुत आपको कोई क्वेश्चन ले सकता है, पैटर्न पता चल जाए, लेकिन देखो ऑप्शन ऐसा ऐसा दे दिया कि मैच कर जा रहा है, आपका क्लैश कर जा रहा है एकदम। ठीक है, तो आपको ऐसे देखना पड़ जाएगा, सवाल ठीक था, बस एक बार ये पैटर्न आपको समझना होगा, ये पैटर्न देखना, ऐसे पैटर्न के सवाल आपको मिलते हैं। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आइए एक ये सवाल देखिए, सवाल अगर आप इसको देख रहे होंगे तो यहाँ लिखा होगा कि रिलीफ को लिखते हैं ये, मतलब लिख रहे हैं ये, तो बताओ वेलकम को क्या लिखेंगे, तो बताओ वेलकम को क्या लिखेंगे। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे देखो, अगर अब तुम यहाँ पे देखो तो R को हम लोग लिखते हैं 18 नंबर पे, हाँ, Q को हम लिखते हैं कितने नंबर पे भाई 17 नंबर पे, यहाँ तुम देखो तो हो रहा है तुम्हारा -1। ठीक, E को लिखते हैं हम 5 नंबर पे, और F को लिखते हैं हम 6 नंबर पे, और यहाँ भी हो रहा है हमारा +1, यहाँ हो रहा है हमारा क्या +1। ठीक, L को लिखते हैं हम 12 नंबर पे, L को लिखते हैं हम 12 नंबर पे, और एक माइनस इधर कर रहे हैं तो क्या आ जा रहा है, जो कि हमारा 11 नंबर पर होता है, बहुत अच्छी बात। I को लिखते हैं हम 9 नंबर पे, I को लिखते हैं हम 9 नंबर पे, और यहाँ पर एक मैं बढ़ा रहा हूँ तो आई जे, ये 10 नंबर पे आपका J आ जा रहा है, 10 नंबर पे आपका J आ जा रहा है। फिर E को लिखते हैं 5 पे, फिर हम एक कम करते हैं, हमको D मिल जा रहा है, और D हमारा चौथे नंबर पे ही आता है। आई थिंक पैटर्न अब आप लोग समझ गए होंगे, +1 -1 +1 -1 +1 का हो रहा है, लास्ट में यहाँ पर F को आप +1 करोगे तो कितना आ जाएगा G, लास्ट को आप F1 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका G, FGH। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ भी हमको यही करना है, तो पहले माइनस हो रहा था तो W के पहले अगर हम माइनस करते हैं तो V आता है, हाँ UVW। E के बाद वाला हमको देखना है, E के बाद क्या आता है मेरे भाई F आता है, देखो यहाँ होगा -1, यहाँ होगा +1। हाँ, अगर ऑप्शन पे देखो तो VE VE VK और VF, तो हमको VF यहीं पे एक मिल गया, तो हम आगे नहीं जाएंगे, इसको टिक मारेंगे और राधे राधे बोल के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
आ जाओ दोस्त, देखो ये सवाल करते हैं, और ये सवाल वाकई अच्छा सवाल है, ये सवाल वाकई अच्छा सवाल है। इस सवाल को पहले वीडियो पॉज करना और ध्यान से मग्न होकर लगाना, ठीक है। तो आपको सवाल समझ में आएगा कि ये सवाल ये काफ़ी बढ़िया था, ठीक है। और देखो आराम से मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है मशीन, यहाँ पे लिखा है मशीन, ठीक है, यहाँ पे लिखा है मशीन, ठीक। मशीन में m का वैल्यू क्या होता है मेरे भाई, m का वैल्यू होता है आपका 30, ठीक। a का वैल्यू होता है आपका 1, c का वैल्यू होता है आपका 3, h का वैल्यू होता है आपका 8, i का वैल्यू होता है 9, और n का वैल्यू होता है 14, और e का वैल्यू होता है 5। यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई। इसको लिख रहे हैं ऐसे, इसको लिख रहे हैं ऐसे, ये क्या लिखा हुआ है, ई एच एफ जे आई डी डी, जे आई डी डी, ठीक है। देखो ई का वैल्यू होता है कितना, 5, ई का वैल्यू कितना होता है 5। मैं इसको ब्लैक पेन से कर दे रहा हूं जिससे आप लोग को थोड़ा सा सुंदर सुंदर लगेगा। ई का वैल्यू होता है 5, एच का वैल्यू होता है कितना, 8, एफ का वैल्यू कितना होता है 6, ठीक है। जे का वैल्यू होता है कितना 10, आई का वैल्यू कितना होता है 9, डी का वैल्यू कितना होता है 4, और यहाँ भी डी का वैल्यू होता है कितना 4, यहाँ पे भी डी का वैल्यू कितना होता है 4, ठीक। अब देखो क्या इसमें कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको, अभी तो मैंने सिर्फ नंबरिंग ही किया है, इसमें कुछ रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो जब नहीं दिखता ना तो हम लोग फिर क्या करते हैं, एक बार अपोजिट भी देखते हैं, क्या पता भाई उसमें कुछ कारनामा किया हो। तो m का अपोजिट नंबर क्या होता है, 14 होता है, बोलो। a का अपोजिट नंबर क्या होता है, a का अपोजिट नंबर होता है कितना, 26 होता है, ठीक है। a का अपोजिट नंबर होता है 26। c का कितना होता है, c का कितना होता है 24, c का कितना होता है 24। h का कितना होता है, h का आपका हो जाएगा कितना 19, h का कितना हो जाएगा आपका 19, ठीक है। i का कितना हो जाएगा आपका 18, नहीं i का हो जाएगा 7, 18, हाँ 18, ठीक है। i का आपका अपोजिट नंबर हो जाएगा कितना 18, n का फिर कितना हो जाएगा 13, और e का अपोजिट नंबर हो जाएगा कितना 22, e का आपका अपोजिट नंबर हो जाएगा 22। यहाँ तक कहानी क्लियर है। मैं क्या बोला, जब उल्टा लिखोगे ना तो ये नंबर आएगा, और मैंने इसे डायरेक्टली कैसे कर दिया, मुझको पता है कि जब सीधा नंबर से करोगे और जो आप उल्टा नंबर से अपोजिट से आओगे तो उसका सम हमेशा 27 आना चाहिए, उसका सम हमेशा 27 ही आएगा, ठीक है। तो देखो एक मैंने यहाँ पे देखा तो मैंने सीधे इसका अपोजिट के लिए कुछ याद नहीं किया, मैंने बोला कि 27 माइनस 1 26, इसका नंबर 26 होगा, ठीक है। सी का नंबर ऐसे जाओगे जो तीसरा होता है, लेकिन मुझे पता है कि मैं 27 से माइनस कर दूंगा तो इसका अपोजिट नंबर क्या आएगा 24, ठीक है। इसका अपोजिट नंबर कितना आएगा 24। देखो यहाँ तक मुझे कहानी पता चल गई। यहाँ पे देखो मैंने 5 था तो मैंने 27 में से 5 माइनस कर दिया, मतलब 27 में से 5 किया माइनस, और मेरा कितना आएगा 22, मतलब ई का अपोजिट नंबर मेरा कितना होता है 22। अब देखो अगर आपको यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे, यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे तो अब आपको कुछ दिख रहा होगा, अगर वो पैनी नजर आपके पास होगी तो देखो 4 और 1 कितना है 5, 4 + 1 5, 6 + 2 8, 2 + 4 6, 19 1 + 9 10, 8 1 + 8 9, 3 + 1 4, और 2 + 2 4। देख रहे हो क्वेश्चन कितना ही बढ़िया लेवल का था। मतलब अगर जब तक आप ये नंबर नहीं लिखोगे ना तो आप इसको पकड़ ही नहीं पाओगे, आप पकड़ ही नहीं सकते जब तक आप ये नंबर आप नहीं लिखते इसका, समझे मेरी बात। तो बस इस पे आप बैठा लो, इस पे आप बैठा लो, इस पे आप बैठा लो। हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था इंटीमेट, हमसे पूछा था इंटीमेट,
मेट। हमसे इसका पूछा था कि इसका नंबर आप बता दो, ठीक है, इसका नंबर आप मुझको बता दो। अब मेरी बात सुनो, आई का नंबर कितना होता है मेरे भाई? 9। आई का नंबर कितना होता है? 9, ठीक है। इसका तुम अगर अपोजिट करोगे, इसका अपोजिट करो तो कितना आ जाएगा? 18, ठीक है। और 18 का भी तुमको मिलेगा 8 + 1 9, और 9 नंबर पे होता है क्या? आई। देखो यहाँ तुमको आई मिल गया, यहाँ तुमको आई मिल गया, यहाँ भी तुमको आई मिल गया, यहाँ भी तुमको आई मिल गया, लेकिन यहाँ डी मिला, तो ये तो तुम्हारा हो नहीं सकता। ये तो कहानी यहाँ क्लियर हो गई। अब तुम ऐसा क्या पकड़ो, अब तुम पकड़ो लास्ट वाला नंबर, क्योंकि यहाँ से 2 और 1 तो ही खत्म ही हो गया। एक इसमें से कोई और हम ऐसा कुछ देख लेते हैं लास्ट में, कि या तो डी आएगा या तो आई आएगा, ये तो श्योर हो गया। देखो हमसे लास्ट में हमको क्या नंबर दिया है? ई, ठीक है। लास्ट में हमको नंबर दिया ई, और ई से तो मुझे साफ साफ यहां दिख रहा है लास्ट में आना चाहिए डी, लास्ट में आना चाहिए डी, ये तुम्हें साफ साफ पता चल गया। तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हम ऐसा क्या नंबर देखें? देखो हमको फोर्थ नंबर पे, हमको अब यहां पे आपको देखो फोर्थ नंबर पे आई, फोर्थ नंबर पे अगर आप देखो तो यहां आपको आई दिख रहा है। देखो यहां डी जी भी सेम है, ठीक है, लेकिन ये फोर्थ नंबर पे आई और डी अलग अलग है। फोर्थ नंबर पे यहाँ आई है और आपको आई, फोर्थ नंबर पे आई है और आई का आपको आई मिलना चाहिए। देखो आई का आपको आई ही मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी आई का आप आई ही निकाले हो, हाँ। और फोर्थ का आई में आई सिर्फ कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, समझे। अब आप चाहो तो इसको वैसे वैल्यू करके आप चेक कर सकते हो, अगर आपका मन करे। आंसर आपका यही आना है, आंसर आपका यही आना है, ठीक है। जैसे देख लो, जैसे मैं बता दूं, टी का अपोजिट नंबर, टी का नंबर क्या होता है मेरे भाई? 20। इसका अपोजिट क्या होता है? 7, 7 + 0 7, और लास्ट में 7 नंबर होता है किसका है? जी का। देखो यहाँ भी जी ही है, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो, वैसे मैं बता दिया कि आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी इस पे जा सकते हो, समझ गए मेरी बात। तो देखो ये सवाल कितना अच्छा था, जब तक आप अपोजिट नंबर लिखोगे ना, आप याद आपको नहीं रहेगा ना, तब तक आप ये सवाल करना मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल था, ठीक है। आ जाओ दोस्त आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ दोस्त, देखो ऐसे सवाल भी आपको एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है। ये आसानी होते हैं, बट एग्जाम में आते हैं तो प्रैक्टिस, 1-2 क्वेश्चन तो बनता है प्रैक्टिस का, उसको देख लो, ठीक है। नहीं तो फिर तुम बोलोगे सर आज आपने तो बताया नहीं था। तो मैं मतलब आपको हर टाइप के क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। बेसिकली मेरा मुद्दा ये है कि मैं आपको हर टाइप से अवगत करा दूं, बस, ठीक है। आओ इस सवाल पे आ जाओ। देखो सवाल लिखा हुआ है, एमंग 5 फ्रेंड्स P Q R S and T, Q is taller than R, Q is taller than R। अब देखो हमसे बोला कि 5 दोस्त हैं और Q is taller than R, तो जो Q है वो R से बड़ा है, Q R से बड़ा हो गया, ठीक है। Q ऊपर हो गया, R नीचे हो गया, Q R से बड़ा हो गया, ठीक है। फिर बोला है कि T इज टॉलर देन P, मतलब जो T है वो P से बड़ा है, जो T है वो P से बड़ा है। एंड S इज शॉर्टर देन P, और S जो है वो P से छोटा है, S है जो P से छोटा है, ठीक है। बट टॉलर देन Q, S है जो P से छोटा है लेकिन Q से बड़ा है, तो Q इसके नीचे आ जाएगा, बोलो। और जब Q इसके नीचे आ जाएगा तो R भी इसके नीचे आ जाएगा, बन गया मेरा कहानी। फिर पूछा है कि भैया बताओ हु अमंग देम इज सेकंड शॉर्टेस्ट, तो सेकंड शॉर्टेस्ट कौन सा है इसमें से? देखो Q है, सबसे छोटा कौन सा है? Q है, तो Q मेरा आंसर हो जाएगा। समझ गए बात? सिंपल सवाल आते हैं इसके, लेकिन आपको एग्जाम में देखने को ये मिल सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी था, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आइए एक और सवाल हम लोग ऐसा देखते हैं। और कंप्यूटर जी क्या हाल चाल है आपका? बालो बालो। आइए, कंप्यूटर जी हमारे बंगाली हैं, कंप्यूटर जी अरे बहुत जगह के हैं, सिर्फ बंगाली ही नहीं है, बहुत जगह के। यदि मिलवाएंगे आप लोग कंप्यूटर जी से बहुत जल्दी, ठीक है। देखो सवाल आओ, सवाल देखते हैं। लिखा है एमंग 5 फ्रेंड्स P Q R S T ईच ऑफ देम, वैसे ही सवाल है लेकिन एक सवाल और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक और सवाल है, तो ऐसा हम लोग 3 सवाल करेंगे, एक कर लिए, एक ये है और एक और करेंगे, तो हमारा एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये लिखा है कि Q इज लाइटर देन ओनली T, Q सिर्फ T से हल्का है, हाँ, Q सिर्फ T से हल्का, इस ओनली पे ध्यान दे देना, ठीक है। Q सिर्फ T से हल्का है,
तो टी ऊपर आ जाएगा और क्यू नीचे आ जाएगा। क्यू इज लाइटर देन ओनली टी, बोलो क्यू इज लाइटर देन ओनली टी। ठीक है, फिर आप लिखा कि P इज हैवियर देन ओनली S, P जो है वो सिर्फ S से भारी है। क्या हुआ कंप्यूटर जी? P जो है वो सिर्फ S से भारी है। एक सेकंड मैं देख ले रहा हूँ। चलिए, P इज हैवियर देन ओनली S, तो जो P जो है वो सिर्फ S से भारी है। ठीक है, अब देखो तो हमारा TQ भी हो गया, हमारा SP भी हो गया। ठीक है, लेकिन अब हमसे पूछा है सेकंड हैवीएस्ट ना, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे पूछा है कि R, अभी हमारा R बचा हुआ है। अब देखो T हो गया, Q हो गया, P हो गया, S हो गया, R हम कहाँ रखेंगे? P के ऊपर रखेंगे कि T के ऊपर रखेंगे? देखो Q इज लाइटर देन ओनली T, मतलब Q सिर्फ T से ही छोटा है, तो R तो यहाँ हो नहीं सकता, नहीं तो सिर्फ दो लोग हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब रास्ता हमारा बना सिर्फ यहाँ पर R। ठीक है, यहाँ R बना, यहाँ Q बना, यहाँ T बना। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, ये 5 लोग आराम से बैठ गए। हमसे पूछा हु विल बी द सेकंड हैवीएस्ट, सबसे दूसरे नंबर का सबसे भारी आदमी कौन है? कौन है वो? Q है। ठीक है, सेकंड हैवीएस्ट सबसे भारी आदमी कौन है? Q है, और Q हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, एक ही सवाल देखते हैं, आसान सवाल है, फिर ये 3 क्वेश्चन के हमारा हो जाएगा, फिर आपके कोई भी सवाल आएगा आप आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, सवाल देखो क्या है, एमंग B F J and K W each of them is different height, अलग अलग हाइट है। ठीक है, F is taller than only J, F सिर्फ J से बड़ा है, F सिर्फ J से बड़ा है। ये कहानी क्लियर हो गई कि F सिर्फ J से बड़ा है। ठीक, फिर बोला है कि B is taller than F and W both, B जो है वो F और W दोनों से बड़ा है। अब F तो यहाँ बैठ चुका है और W कोई आ नहीं सकता, इसका मतलब W ये पक्का यहीं आएगा। ठीक है, W यहीं आएगा और B इसके ऊपर आ जाएगा। बोलो B is taller than F and W both, हो गया। ठीक, बट नॉट टॉल एज K, लेकिन K से ज्यादा बड़ा नहीं है, K से ज्यादा बड़ा नहीं है, इसका मतलब K सबसे बड़ा हो गया। फिर हमसे पूछा कि हु एमंग देम इज द टॉलेस्ट, सबसे बड़ा कौन है भैया? तो सबसे बड़ा कौन है भैया? K बड़ा है। ठीक है, तो इज्जत अपना आराम से काम हो गया इससे। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। चलो यार देखो, अभी इसका कोडिंग का 3-4 सवाल बच गया था, मतलब 3-4 सवाल के टाइप बच गया था, मैं सोचा कि उसको भी करा देते हैं। ठीक है, मतलब मैं देखा कि तो 3 टाइप बच गया है, तो उस टाइप का एक सवाल कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, जब तो कंप्लीट ही करें तो पूरा अच्छे से कंप्लीट करते हैं, कोई टाइप हमारा बचा ना रहे। देखो एक टाइप में सवाल ऐसा आता है, सबसे आसान टाइप होता है, इसको सबसे आसान टाइप कहा जाता है, सबसे सिंपल टाइप। ठीक है, इसमें क्या देखना होता है? देखो जब भी आपको 2 मिले ना, जब भी आपको 2 मिले तो समझ लेना कि जो इसका कोड है वही इसका कोड हो जाएगा। मतलब सिंपल, देखो मैक्सिमम यही होता है। जैसे देखो कि R का कोड यहाँ U है। ठीक है, देखो इसमें तुम देखोगे अगर N का कोड यहाँ S है, N का कोड यहाँ S है, तुम देखो यहाँ भी N का कोड S ही है। समझ गए? और देखो और कुछ मैच कर रहा है और कुछ मैच नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत बात नहीं। तुमने एक यहाँ तुमको मिल गया ना, एक यहाँ तुमको मिल गया ना, तो उसका मैचिंग समझ लो सिर्फ वही चीज़ है। ठीक है, अब तुम सीधे क्या लिखोगे? R के लिए क्या लिखोगे? U लिखोगे। ठीक है, E के लिए क्या लिखोगे? T लिखोगे। हालांकि तुम्हारा U और T से आंसर आ गया है सिर्फ B, और कोई ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। A के लिए देख लो, A के लिए तुम लिखोगे V, देखो A के लिए V यहाँ पर है। ठीक है, D के लिए देखो D ही है, D के लिए देखो D ही यहाँ लिखा हुआ है। E के लिए T है, E के लिए देखो T है, और R के लिए U है, R के लिए U है, देखो यही चीज़ यहाँ बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे भी सवाल आपको कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, तो करना ये भी ज़रूरी था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ, एक ये भी है, इस टाइप का भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। ठीक है,
तो सब टाइप हम लोग सारा प्रैक्टिस कर लेंगे। टाइप जो है ना एक भी नहीं छोड़ेंगे, इस पे एकदम एक एक चीज़ प्रैक्टिस कर लेंगे टाइप, ठीक है। अब देखो, अगर तुम इसको देख पा रहे हो, अगर ए बी सी डी तुमको अच्छे से याद होगा, तुम अच्छे से याद किए होगे बचपन में, नर्सरी में ए बी सी डी 1 2 3 4 तक पढ़े होगे, ठीक है। तो तुमको ये पता होगा कि B का अपोजिट Y होता है, ठीक है। देखो B का अपोजिट क्या होता है? Y। L का अपोजिट होता है O। O का अपोजिट होता है L। C का अपोजिट होता है K। और K का अपोजिट नहीं, C का अपोजिट होता है X। K का अपोजिट होता है क्या? P। E का अपोजिट होता है V। और D का अपोजिट होता है क्या? W, ठीक है। मैं इधर आपको शॉर्टकट याद करवा दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे L का O से समझ लो लव, LO लव, ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। DW का डोर, विंडो, ठीक है। BY का बाई, ठीक है। तो ऐसा मैं आप लोग को याद करवा दूंगा, ठीक। KP का किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, ठीक है। अब देखो, अब तुम मेरी यहाँ बात सुनो, बात सुनो। जैसे तुमने ये देख लिया, ठीक है। तो अब देखो, तुम यहाँ पे सिंपल देख लो कि O के अपोजिट क्या आता है। मैंने तुमको अभी बताया O के अपोजिट L आता है, ठीक है। L किसमें ऑप्शन में? सिर्फ थर्ड और फोर्थ में, ठीक है। फिर तुम देखोगे कि Z के अपोजिट क्या आता है? Z के अपोजिट A आता है, ठीक है, ये भी तुम्हारा हो जाएगा। फिर तुम देखोगे F के अपोजिट क्या आता है? F के अपोजिट U आता है। F के अपोजिट क्या आता है? U आता है, थर्ड देखो F के अपोजिट U आता है, ये तुम्हारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। सिंपल सा था, लेकिन ये टाइप करना जरूरी था, तो मैं क्या टाइप की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ। एक सवाल और करना, एक टाइप बचा था, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, कभी कभी ऐसा सवाल दे देता है, ठीक। इसमें क्या दिख रहा है? देखो ये है कितना अंक? 6, 6 ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 का डबल कितना हो गया? 12। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितना का आपका? 10। 10 का डबल 20। देखो मेरा इतना क्वेश्चन इस पे कराने का मतलब सिर्फ इतना है कि मैं आपको हर एरिया दिखाना चाहता हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। कि आप एक बार हर चीज़ से वाकिफ़ हो जाओ कि मेरे को इस चीज़ पे सोचना है। जब तुम्हारे एग्जाम में सवाल आए तो आप ये सोच पाओ, ठीक है। आप रिकॉल कर पाओ कि भैया ने क्या मेथड बताया था, ये लग रहा है, अच्छा अपोजिट वाला लग रहा है, सम वाला लग रहा है, ये वाला लग रहा है, मतलब जो भी मैं बताया एक बार आपका ध्यान में रिकॉल होना चाहिए। और रिकॉल तब होगा जब आप उस पर प्रैक्टिस किए होगे, ठीक है। आओ इसमें देखो, ये कितना है? 4 4 8, 8 का डबल कितना हो गया? 16। ये कितना है? 3। 3 का डबल क्या होता है कंप्यूटर जी? 6। और 6 इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आ जाओ दोस्त, लेक्चर का ये आखिरी सवाल है, जिसमें सिलोगिज्म का आखिरी सवाल है, लेकिन अगले वीडियो में रीजनिंग के उसमें आपको जो टॉपिक से बच गया है, अब वो टॉप उसमें अच्छे अच्छे सवाल होंगे, मतलब अच्छे अच्छे टॉपिक से जो बचे हैं उसके सवाल होंगे। जैसे सिलोगिज्म के सवाल होंगे, ठीक। सिलोगिज्म के बाद सवाल होंगे आपके पजल के। सिलोगिज्म हो गया, पजल हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपके सवाल होंगे उसमें ब्लड रिलेशन के, ठीक। सिलोगिज्म, पजल, ब्लड रिलेशन, ठीक है। और रैंकिंग, ये 4 टॉपिक के सवाल होंगे आपके नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ठीक है। उसके अच्छे अच्छे सवाल आपको उसमें मिलेंगे, ठीक है। आज हम इसको इस लास्ट क्वेश्चन पर ख़त्म कर रहे हैं, सिर्फ एक ही सवाल लिए हैं सिलोगिज्म का। और इस सिलोगिज्म को मैं 150 मेथड से पढ़ाता हूँ, पहली बात ये जान लो। अगर इसको नहीं पता है बता देना, मैं एक पूरा लेक्चर ही सिलोगिज्म का बना दूंगा, क्योंकि लोग बोलते हैं कि 150 मेथड से पॉसिबिलिटी नहीं लगता और क्या नहीं लगता, वो नहीं लगता। तो यार अगर आपको पता नहीं है, आपको आता नहीं है, तो ऐसा मत बोला करो, सब लगता है उससे, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, मैं लगा के दिखाऊंगा एक एक सवाल, मैं आपको 150 मेथड से प्रूफ करके दिखाऊंगा। और मैं बोल रहा हूँ प्रूफ करने बस मतलब मैं करके दिखाऊंगा, मैं से फर्जी बातों में करता नहीं हूँ। अब सामने वाली पार्टी को पता नहीं है, आपको वही गोला मार वेन डायग्राम पता है बाबा आजम जमाने वाला, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो देश बदल रहा है मेरा, तो भाई आप लोग थोड़ा सा मेथड बदलो, ठीक है। अब देखो, अब मैं बता रहा हूँ, आप सोचो 3 स्टेटमेंट का सवाल है, अब आप वेन डायग्राम से बनाओगे तो कितना लंबा सवाल बनेगा।
अब पता है मैं 150 से बनाऊंगा, मैं सीधे यही देखूंगा कि ये यहाँ सम मतलब ये 50-50 वाला स्टेटमेंट हो जाएगा। अब मैं 50-50 तो मैं सिर्फ अपने, अब मैं आपके लिए देख रहा हूँ, वरना पता मैं क्या करता। अब देखो सम मतलब 50-50, सेंसिटिव कहाँ पर है, सेंसिटिव यहाँ पर है, ब्यूटीफुल यहाँ पर है, ब्रिज बन रहा है, हाँ ब्रिज बन रहा है, तो मतलब ये सही है, हो गया मेरा काम, कोई मैं गोला नहीं मारूंगा। सब ऑनेस्ट कहाँ पर है, ऑनेस्ट देखो यहाँ पर है, लेडीज कहाँ पर है, लेडीज यहाँ पर है, लेकिन ये ब्रिज देखो ब्रिज नहीं बन पा रहा क्योंकि यहाँ 50-50, तो ये गलत हो गया, खत्म। और फिर सम सेंसिटिव लेडीज, सेंसिटिव यहाँ पर है, लेडीज यहाँ पर है, ऑनेस्ट तो मिल गया, बट ब्यूटीफुल नहीं मिला, ये खत्म, ये पहले मेरा आंसर हो गया, खत्म काम। ये 150 मेथड की स्पीड होती है, मतलब एकदम एक्सयूवी चलती है, ये वो टीयूवी नहीं है कि जो बीच रास्ते में जाकर पलट जाए, समझ गए ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे इंसानों वाला। ये योगी आदित्यनाथ की टीवी नहीं है, टीयूवी जो बीच रास्ते में जाकर पलट जाए, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार की। ये अपनी स्कॉर्पियो है, एक्सयूवी है कि आगे जाती है, ठीक है। चलो अब इसको मैं कैसे किया हूँ समझ लो एक बार, कि 150 मेथड मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, ध्यान से देखना। जब भी जो कॉमन टर्म देखते हैं, जैसे हमको बताना है कि सम वाले स्टेटमेंट में सबसे बड़ी बात तो वैल्यू 50-50 होती है, और इसमें हम देख रहे हैं कंक्लूजन में कि सब 50-50 वाले, क्योंकि तीनों सम वाले ही हैं, तीनों सम वाले ही हैं, ठीक है। अब देखो ब्यूटीफुल और सेंसिटिव मुझको बताना है, तो ब्यूटीफुल देखो यहाँ पर है, ब्यूटीफुल यहाँ पर है और सेंसिटिव यहाँ पर है। आपने बोला सर आप ये वाला ब्यूटीफुल क्यों नहीं ले रहे हो, ये वाला ब्यूटीफुल, तो मैं कहूँगा कि सबसे जो पास होता है ना, नियरेस्ट, उसको पकड़ा जाता है, तो सबसे पास ये है। अब फिर मैं देखूंगा कि जब मुझको इन दो स्टेटमेंट में रिलेशन बताना है, तो इनका जो कॉमन टर्म है उसमें किसी एक के पास 100 रुपये होने चाहिए, और ऑल वाले स्टेटमेंट में इस वाले के पास 100 रुपये होते हैं और इस वाले के पास 50 रुपये होते हैं, ठीक है। सम वाले स्टेटमेंट में दोनों के पास 50-50 होते हैं, ठीक है, यहाँ भी 50 और यहाँ भी 50, बट कंडीशन ये रहती है कि जब भी आपको दो स्टेटमेंट में रिलेशन बताना है तो किसी एक के पास 100 रुपये होने चाहिए। अब देखो, तो मुझको ऑनेस्ट और लेडीज़ में बताना था, मुझको ऑनेस्ट और लेडीज़। अब देखो ऑनेस्ट कहाँ पर, ऑनेस्ट यहाँ पर है, लेडीज़ यहाँ पर है, लेकिन जब मैं इनके कॉमन टर्म में देख रहा हूँ तो इसके पास 50 है, इसके पास 50 है, लेकिन कंडीशन क्या थी कि किसी एक के पास 100 रुपये होना चाहिए, ये कंडीशन थी हमारी, वो जो कि है नहीं, तो ये भी मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर सेंसिटिव फॉर लेडीज़, देखो सेंसिटिव यहाँ पर है, लेडीज़ यहाँ पर है, ठीक है, तो हम सेंसिटिव से ब्यूटीफुल तक तो पहुँच गए, सेंसिटिव से ब्यूटीफुल तक पहुँच, क्यों, क्योंकि जो कॉमन टर्म है, जो ब्रिज है, इसमें एक के पास 100 रुपये है, ठीक है। हम सेंसिटिव से ब्यूटीफुल तक पहुंच गए, हम इन दो स्टेटमेंट में अपना रिलेशन बता लिए, लेकिन जब हम ब्यूटीफुल से लेडीज़ के पास जा रहे थे तो हमने यहाँ देखा कि जो कॉमन टर्म है, इसी एक के पास सिर्फ 50 रुपये है, 100 रुपये नहीं है, तो हम इन दो स्टेटमेंट में रिलेशन नहीं बता पाएंगे, इसलिए मेरा ये क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। अगर आपको डाउट होगा 150 मेथड, तो मैं एक लेक्चर ही बना के डाल दूंगा पूरा उस पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें, ठीक है। अगर आपको वेन डायग्राम से समझ में आता है तो आप दोस्त वेन डायग्राम से बताना, वह वेन डायग्राम से भी हो जाएगा, बट वेन डायग्राम मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, मतलब उसमें क्या है कि बाद में फंसा देता है कभी कभी वेन डायग्राम, और टाइम वेस्टेज बहुत ज़्यादा वेन डायग्राम में, ठीक है, आपको कमांड होनी चाहिए उस पर, ठीक है। चलो आज के लिए दोस्त इतना करते हैं, वरना बताना तो मैं बता दूंगा वेन डायग्राम पे, ऐसा कोई इशू की बात नहीं है, लेकिन बस सब मोह माया है, ठीक। तो कंप्यूटर जी आज के लिए बस करें, तो आज के लिए बस करते हैं दोस्त। लाइक शेयर रुकना नहीं चाहिए, करते रहना चाहिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते यार, यहाँ दर्द होता है, ठीक है। तो कम से कम लाइक दबा दिया करो भाई, वीडियो खोलो तुरंत लाइक दबा दो, उसके बाद आगे पढ़ो, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तुरंत पूछो कमेंट में, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या समझ में नहीं आया। नेक्स्ट लेक्चर में रीजनिंग में क्या आएगा मैंने आपको बता दिया है, 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज के बस इतना करते हैं, घर पे रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, सभी को राधे राधे।